और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अब रवीश चौधरी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। रवीश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बजट को जरा समझाएं लेमन लैंग्वेज में, क्या मिला है इस बजट से? हाँ आयुष, मैं बताना चाहता हूँ ये बजट एक संतुलित बजट है, अच्छा बजट है। इसमें सोशल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट पे स्पेशल खास तौर पे सरकार ने नजरें दिखाई हैं अपनी। और जहां तक की बात है व्यापारियों के लिए, हाँ एक निराशाजनक बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था मैडम को कि टैक्स स्लैब में कोई बड़े विशेष चेंजेस की संभावना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि सरकार को पैसा चाहिए। अब आप ये समझिए कि सरकार चलती, देश चलता है पैसे से, इसको नकारा नहीं जा सकता है, तो हर एक को खुश नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, क्लीन एयर, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद स्क्रैप पॉलिसी जो लेकर आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है एनवायरमेंट पर्पस के लिए। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, जैसे मैं आपके 3 साल पहले आपसे मैंने कहा था आयुष जी, आपको याद हो कि सोशल सिक्योरिटी पे ये गवर्नमेंट वर्क करेगी। और आप देखिए कैसे कैसे ये इन्वेस्टमेंट सोशल सिक्योरिटी पे बढ़ता चला जा रहा है। अब बात आई सर, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। केरला और वेस्ट बंगाल, हाँ इन्होंने टारगेट एरिया अपने करे हैं, चुनाव के संबंधित कुछ टारगेट एरियाज को हिट किया है, जैसे उत्तर प्रदेश या फिर जहां पर इनकी रूलिंग पार्टी चल रही है, रूल चल रहा है, वहां पर उन्होंने कोई खास पैकेज नहीं है। बट हाँ, केरला और वेस्ट बंगाल पर इन्होंने खास पैकेज दिया है। ये एक, खैर ये पॉलिटिकल मूव है, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। रेलवे को भी टच किया है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, जैसे बस और मेट्रो पे। ये थोड़ा सा कम, मुझे लगता है कम खर्चा है, क्योंकि अधिकांश जनता हमारी बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज कर सकती है। रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी सोर्स की बात है, वहां पर केवल 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, जो कि काफी कम है अगर आप देखें। रवि जी, मुझे लगता है कि थोड़ा लेमन लैंग्वेज में और इसको एक एक पॉइंट से हम लोग जरा समझते चलते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हम लोग फोकस देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर दिख रहा है या पोल्यूशन के ऊपर, जिसमें एयर क्वालिटी को कैसे हमको इंप्रूव करना है ये दिखा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ छोटी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इन पर एक बार फिर से हम लोगों ने वही चीजें देखी हैं, वही फोकस देखा है जो पिछले बजट में भी कमोबेश था, कुछ एलोकेशंस बढ़े हैं। एक एक करके थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो स्वास्थ्य और जो पोल्यूशन है, दो चीजें जो फोकस की गई हैं, क्या मैं सही समझ पा रहा हूं इस बजट में अभी मोटे तौर पर जो देखा गया है? आयुष बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये होता है सोशल ह्यूमन रिसोर्स को समझना। जो एडवांस देश है वो ह्यूमंस को रिसोर्स समझते हैं, जबकि पहले इस हम लोग को रिसोर्स नहीं समझा जाता था ना, मतलब सोशल सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सरकार सोशल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, इसका मतलब बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रही है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो पहले चैप्टर में उन्होंने लिखा है सेविंग लाइव एंड लाइवलीहुड, तो उससे मुझे ये समझ में आ गया था कि सोशल सिक्योरिटी पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये एक अच्छा कदम है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बेहतर सांस, हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर सांस, बेहतर पानी और बेहतर स्वास्थ्य देने का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेन फोकस इसमें हेल्थ सेक्टर था। और आयुष, ये बात समझने की जरूरत है कि पैसा टैक्स से ही गवर्नमेंट को मिल सकता है। तो अगर टैक्स कम करने के सोच रहे हैं कि टैक्स कम होगा तो पैसा सरकार के पास आएगा कहां से? सरकार लेगी ऋण, और ऋण ले कहां से लेगी? पब्लिक से लेगी या फिर एक्सटर्नल डेट से लेगी, और उसको अदा करने के लिए फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि टैक्स तो सरकार को वसूलना पड़ेगा, लेकिन कृषि सेस जो इन्होंने पेट्रोल पर लगाया वो थोड़ा मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बर्डन मिडिल मैन पे वो पड़ेगा। और महंगाई की बात जहां तक है, 6.8% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट है, वो 4% से ज्यादा है। ये एक चिंता का विषय है। हो सकता है इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से महंगाई पे आपको थोड़ा सा और बढ़ाई दिखाई दे, महंगाई बढ़ सकती है। मुझे लगता है जो चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम जी, उनको मैं कल सुन रहा था, जी, मुझे अंदेशा तो हो रहा था कि करीबन कि आज 7 या 8% के आसपास जीडीपी परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट रहेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को बहुत ही सही तरीके से देखना पड़ेगा, कहीं महंगाई ना बढ़ जाए इस बजट में। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा रवि जी, एक एक करके कुछ और चीजों को भी समझेंगे, क्योंकि इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ही बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, और थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि लोगों की निगाहें आज आपके ऊपर भी हैं। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा भी करेंगे। दो मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप मैथिल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सूर्य प्रताप मैथिल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राम प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूर्य प्रताप मैथिल जी, मैं आपके ही पास आता हूं। अभी आपने सुना भी होगा, क्योंकि आप स्टूडियो में आ गए थे,
लोग मिले जुले तौर पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हाँ, उनको जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें इसमें उनकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको निराशा हुई है, खासतौर से मिडिल क्लास थोड़ा सा इससे अपसेट नजर आ रहा है। कैसे देखेंगे? बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से। आयुष भाई, जो बजट है ये, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा भीषण बजट होगा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश ने पिछले साल एक लॉकडाउन देखा है जो कि कभी भी नहीं हुआ था आज तक की मानव सभ्यता में। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी भारत की केंद्र सरकार ने जो ये बजट दिया है, इस बजट में हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, मिडिल क्लास हो, हर वर्ग का पूरा ध्यान इस बजट में रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बजट की सफलता और असफलता जो रिएक्शंस होते हैं वो सीधे सीधे शेयर बाजार पे दिखाई देते हैं। तो आज जो शेयर बाजार है अब तक का सबसे बेहतरीन बजट इसको कोट कर रहा है। 1600 पॉइंट्स का जो अपर सर्कल इस समय शेयर बाजार में देखा जा रहा है, वो इन योजनाओं को जो केंद्र सरकार अब प्रस्तावित की हैं, जो भी हर वर्ग को दिया है उसको पूर्णतः स्वीकार रहा है देश। अर्थ जगत पूरी तरह से इसमें बहुत खुश है और देश आने वाले समय में 12% की जो जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट ग्रोथ है, उसको लेगा। इस तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है ये बजट। राम प्रताप सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? धन्यवाद आयुष। आज सुबह जब बजट की स्पीच आनी थी उससे पहले मेरे दो एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर उसको एड्रेस कर पाएंगी, क्योंकि हमको एक चीज समझनी चाहिए अपनी इकोनॉमी के बारे में कि हमारी इकोनॉमी दो भाग में है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा 55% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सिर्फ 6% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा 45% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 94% एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को मिलता है हमारे देश में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड नाउ बिकॉज ऑफ कोविड बिल्कुल मतलब खत्म होने की स्थिति में है। और जो जीडीपी का डेटा हमारा आता है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद आता है, तो इसलिए करेक्ट जो जीडीपी का डेटा इज नॉट अ करेक्ट रिफ्लेक्शन कि इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है। मेरे को आशा ये थी कि आज इस बजट के द्वारा हमारे एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि ये छोटी इंडस्ट्री, छोटे शहरों की इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं वो फिर से जीवित होंगे और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। दिस इज द बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ इकोनॉमी विच I was hoping that the finance minister will be able to deliver. इन्होंने फिर वही टॉप डाउन अप्रोच की है, फिर से लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ाई है, बैंकों में पैसा दिया है, कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कट किए हैं, अपना डिविडेंड टैक्स खत्म किया है। स्टॉक मार्केट के बढ़ने का कारण है कि डिविडेंड टैक्स खत्म किया गया है। ये तो बहुत 0.1% लोग जो इस देश में है जो शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। दैट इज नॉट एन इंडिकेटर कि ये बजट अच्छा है या खराब है। जो आम आदमी है उसके लिए ये बजट क्या है, उसके लिए उसको चाहिए कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी इन 3 वजह से और खास पर अब कोविड की वजह से रिसेशन में जा रही है, डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचाया जाए इस बजट के माध्यम से, ये फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए था। लेकिन इस बजट में जो प्राइमरी डेटा मैं देख रहा हूं कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोगों को और समझना होगा। राम प्रताप जी, मुझे लगता है कि हमारे साथ सीए चूंकि मौजूद हैं वो बेहतर समझाएंगे, क्योंकि बजट है और बजट के अंदर इकोनॉमिक्स को लेकर के और खासतौर से क्या सोच कर किस चीज को एलोकेट किया गया है ये वही बेहतर बता सकते हैं। इसके प्रोस और कॉन्स पर भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। रवि जी, चूंकि पॉलिटिकल बातें जरूर होती हैं, बजट आता है तो एक तरीके से जो उम्मीदें होती हैं आप सबकी तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के बीच में, क्योंकि एक साल हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या स्थिति हुई कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्या इससे बेहतर हो सकता था कुछ? क्योंकि अभी तो जो हम लोग देख पा रहे हैं, जाहिर बात है कि चर्चा के बाद या जो भी नीति या जो भी पॉलिसी रही होगी उसके आधार पर ही इस बजट को बनाया, लेकिन क्या इससे बेहतर हो सकता था या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मिसिंग नजर आई? आपको लगता है कि अगर इस पर फोकस होता या अगर ये सरकार कर सकती और कर देती तो शायद इसका इंपैक्ट देखने को मिलता या इससे और कुछ फायदा हो सकता था? थोड़ा सा और समझाएं रवि जी।
देखिए सिंह साहब को बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल पार्क्स, वैसे उन्होंने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही बढ़िया बोला है, बट मैं उनको बताना चाहूँ, करेक्ट थोड़ा करना चाहता हूँ सर, कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स ये प्रपोज किए गए हैं, उससे ज़रूर एमएसएमई को फ़ायदा मिलेगा सर, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क्स में जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो छोटे छोटे नए उद्योगपति होते हैं वही वहाँ पर जाके उन सुविधाओं को लेते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है सर। और दूसरा 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान एमएसएमई के लिए रखा गया है, प्लस जो गवर्नमेंट अभी भी कर रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी एक बूस्ट है इस एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को छुआ नहीं है, बट हाँ देखिए लिमिटेड रिसोर्स हैं। अगर आप देखिए तो फिस्कल डेफिसिट सिंह साहब 6.8 ऑफ जीडीपी है, तो उसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स गवर्नमेंट ने कोशिश की है, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमएसएमई में थोड़ा सा और पुश देने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जिस एमएसएमई सेक्टर ने ही गवर्नमेंट को रेवेन्यूज दिए हैं, जितने भी परचून की दुकानें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उन्हीं ने एक रीढ़ की हड्डी का काम किया है इस इकोनॉमी को बचाने में जिस समय कोरोना काल चल रहा था। अब बात आई कि सर क्या बेहतर हो सकता था क्या नहीं। देखिए ये एक बहुत विवादित इशू है, इस पे बात करना कि वो क्या बेहतर था ये तो थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा लगा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में उन्होंने कुछ कम खर्चा किया हुआ है। कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज को इन्होंने बेनिफिट देने की कोशिश की है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज की, यानी 50 लाख की कैपिटल को अब 2 करोड़ की कैपिटल करा है, तो कुछ कंप्लायंसेस जरूर कम हुई हैं। बट जो सिंह साहब ने कहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम किया है सर, उससे उद्योगपतियों को फायदा होगा। जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास थोड़ा सा डिविडेंड आता है, लेट से साल का बहुत ज्यादा 50,000 रुपए, उस पर टैक्स पड़ रहा है। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले आपको टोटली एग्जेम्प्ट था, आपको टैक्स नहीं देना था डिविडेंड इनकम पे। अब उसके बाद वो 10 लाख सीमा हुई, अभी वो हट गई है। तो छोटे इन्वेस्टर्स को मार पड़ रही है दोहरी सर, और बड़े इन्वेस्टर्स को जहां पर जो पहले ही से 30% टैक्स स्लैब पे हैं, उनको बड़ा सा डिविडेंड इनकम आती है उन्हीं की कंपनी से, तो उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम करके उनको लाभ पहुंचा है। ये बिल्कुल सही बात सिंह साहब ने की, मैं उन पे एडर करता हूं। उसके बाद इन्होंने एसवीपी स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई है, जो लॉस मेकिंग फर्म्स हैं या जो खत्म हो रही हैं उनको रिवाइव करने के लिए, ये भी एक अच्छा कदम है सर। और जहां तक की बात है रियल एस्टेट में, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रियल एस्टेट को उनको और अपडेट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट इस समय खत्म हो चुकी है। नहीं रवि जी, यही मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस तो करती है कोई भी सरकार होती है। ये बात अलग है कि किसी का फंड एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, किसी का किसी सेक्टर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन चीजों पर तो रहता है फोकस। नया क्या नजर आया है, क्योंकि कोरोना के बाद में ऐसा क्या है जो सरकार ने इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल किया है जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर हो या पटरी पर आए, लोगों तक सहूलियतें पहुंचे, लोगों की जो परेशानी है वो कम हो। लेमैन लैंग्वेज में मैं बार बार आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि नया क्या है और ऐसा क्या प्रावधान इस पूरे बजट के अंदर ओवरऑल अगर आप देख पाए तो क्या नजर आया जिससे लग रहा है कि व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी, क्योंकि चैलेंजिंग तो था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। जी सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पूरा सरकार का पूरा फोकस है। रवि जी मैं आपको रोक रहा हूं, नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं एक बार। का भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 lakh light motor vehicle are older than 15 years and 51 lakh light motor vehicle are older than 20 years. बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख older than 15 years without valid fitness certificate. अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 times मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसी है कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन वेहिकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी,
newer vehicle meet road safety standards. Because of improved material and vehicle technology, इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। तो चलिए, नितिन गडकरी को आप सुन रहे हैं, क्योंकि अब इस बार बजट के अंदर जो तमाम नए प्रोविजंस किए गए हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। और नितिन गडकरी को आप जानते हैं कि विजनरी लीडर हैं, वो इस तरीके की बातों को पहले भी बताते रहे हैं और इस बजट से क्या फायदा होने वाला है उस बात को भी एक बार वो फिर दोहरा रहे थे। चर्चा में वापस लौटेंगे। रवीश जी, मैं आपके ही पास आता हूं। जो सवाल था मेरा वही अभी भी आपसे है कि ऐसा क्या नया नजर आया और ऐसा क्या प्रोविजन आपको दिखा इस बजट के अंदर, क्योंकि कोरोना काल के बाद में उम्मीदें जाहिर बात है कि सबकी थी, वो फुलफिल कैसे होंगी ये सरकार को देखना था। नया क्या नजर आया और क्या लगा आपको कि कैसे व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी, अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, ये क्या नजर आया इसके अंदर? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं आपसे। आयुष जी, मुझे लग रहा है आपका प्रश्न जो है वो मिडिल मैन की तरफ जा रहा है कि आम आदमी को इसका क्या बेनिफिट हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। सर देखिए, आम आदमी को अगर आप देखें प्रत्यक्ष रूप से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये बात जान लीजिए, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। और वो काफी हद तक जो मिडिल मैन है, जिसके 2 बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में पूरा पैसा लगा रहा है और सेविंग्स के लिए, अपने रिटायरमेंट सेविंग्स के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा है, उसके लिए कुछ खास बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। ये तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिए कंप्लायंसेस में, वो बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशन नहीं है। ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके रिव्यूअर्स को कि जो पेंशनर ले रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको वो आयकर ना भरें। तो मैं बताऊं, अधिकांश लोग आयकर सीमा से नीचे वो रिटर्न नहीं भी भर रहे हैं, और कुछ लोग जिनके पास पैसा आ रहा है वो म्यूचुअल फंड या फिर और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से जो पेमेंट आ रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं किया है साहब। तो पेंशन और इंटरेस्ट, केवल बैंक इंटरेस्ट अगर आपके है तो आपको टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कंप्लायंसेस में। हाँ, घोषणा अच्छी है, वो मेरे ख्याल से आगे चल के बढ़ेगी। अगर आपने नितिन गडकरी जी का, अगर आप अभी जो उन्होंने कहा उस पर ध्यान दें, उन्होंने फिर वही बात की, पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वो बराबर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। सरकार का फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये एक अच्छी चीज है कि आम नागरिक को अप्रत्यक्ष रूप में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब जहां तक की बात है कॉर्पोरेट्स में देखिए, उद्योगपति की सरकार सब लोग बोलते हैं। मैं खैर इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूं, बट हाँ, कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिया गया। एलएलपी रूल्स रिवाइज होने वाले हैं। जिन्होंने एलएलपी बना रखी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनको फायदा कुछ होने वाला है। उसमें कुछ रिविजन्स की बात की गई है। स्मॉल कंपनीज की बात की, स्टार्टअप में इन्होंने कुछ लीवरेज दिए। तो कॉर्पोरेट्स को जरूर बेनिफिट दिया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बड़ा टैक्स लगता था, उस पर 2 बार टैक्स लगता था, उसको कम किया। रवि जी, थोड़ा सा इस चीज को बताइए, क्योंकि सूर्या मैथिल जी ने अभी ये बात कही कि देखिए, बजट आते ही इसका जो सबसे बढ़िया इंपैक्ट है वो बाजार पर दिखता है। अगर बाजार झूम रहा है, बाजार खुश है, तो आप मान के चलिए कि ये फायदेमंद है। क्या इस बात से हम लोग इत्तेफाक रखें? क्या इसको हम मान सकते हैं ऐसा, या कुछ और बात आपको नजर आ रही है जो बात राम प्रताप जी ने कही? नहीं, राम प्रसाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो आपको ये दिख रहा है सेंसेक्स एकदम से बढ़ोतरी हुई, इसका मेजर कारण डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। होता है क्या साहब, जब कंपनी टैक्स को घोषणा करती है, डिविडेंड को घोषणा करती है कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, उस समय उस पर एक टैक्स लगता है। और उसके बाद जब हमें वो डिविडेंड मिलता है तो पहले वो एग्जेम्प्ट था, अब वो टैक्सेबल हो गया है। तो अभी क्या है, डबल टैक्स हो रहा था कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए घोषणा हुई उस समय टैक्स लगा, और जो हमको मिला उस पर भी टैक्स मिला। तो गवर्नमेंट ने वहां पर उसको छूट दे दी है। यानी गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अब कंपनियां लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि उस पर टैक्स बच रहा है। तो आप आगे जाके देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स होगा, रिटेन्ड अर्निंग कम होगी, तो कंपनीज टैक्स को डिविडेंड देना शुरू कर देंगी।
इस वजह से आप देखिए मार्केट में अच्छी उछाल है जी। सूर्या मैथिल जी, जो बात आप कह रहे थे उसका जवाब राम प्रताप सिंह जी ने भी दिया, और हालांकि लोग उम्मीद और खासतौर से मिडिल क्लास कोरोना काल में बहुत परेशान हुआ, उसके अंदर चाहे व्यापारी वर्ग हो या सैलरी पेशा लोग हों, दिक्कतें थी उनके सामने, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा दिखा नहीं अभी बजट के अंदर कि हाँ उनको बड़ा उससे कोई लाभ होने वाला हो। कैसे इसको आम आदमी फिर जो है डाइजेस्ट करे कि हाँ भाई उसके लिए भी आपने इस बजट के अंदर एलोकेशंस किए या कोई प्रावधान आपने स्पेशल ऐसा किया कि उसकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएं। और ऊपर से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल जिस पर सेस लगा दिया है, 2.5 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, 4 रुपये महंगा हो गया डीजल, ये सब क्या है? आयुष भाई, पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। राम प्रकाश जी ने बोला था, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, कि देश के अंदर 5 या 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर है और 94% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो एमएसएमई के अंदर आता है। तो मैं राम प्रकाश जी और चौधरी साहब दोनों को एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भारत की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना काल के अंदर ही इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डूबने से बचाया था 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर, जो कि 4 साल के लिए दिया, आसान शर्तों पर दिया, काम खड़ा करने के लिए दिया, और उसमें भी 1 साल की रिबेट दी ताकि वो 1 साल तक ना भी दें तो चलेगा। अब हम आ जाते हैं आपके पेट्रोल और डीजल के बढ़ोतरी के ऊपर। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को साफ करना चाहूँगा कि इसमें कोई रेट नहीं बढ़ने जा रहा है पेट्रोल और डीजल का। ये केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी उसको कम कर दिया है, और वो काउंट करेंगे हम लोग कृषि सेंस के अंदर 2.5 रुपये और 4 रुपये। इससे साफ दिखता है कि देश के अंदर जो केंद्र सरकार है वो मध्यम वर्ग का कितना ध्यान रख रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इतना बड़ा पैकेज अभी 6 महीने पहले ही लेके आए थे। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में है, पूरा विश्व इस समय देख रहा है कि कैसे वो रिकवर करे। उसी के अंदर आप अभी देखिएगा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि 11% से ऊपर की इस वक्त जो हमारी प्रपोज्ड है जीडीपी ग्रोथ होगी। और मैं आप बताना चाहूँगा आप लोगों को सभी को कि अभी आपने गडकरी जी को सुना, एक विजन होता है देश के अंदर। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इस विजन पे काम नहीं किया जो विजन पे आज देश की मोदी सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसान के ऊपर हो, चाहे वो मध्य वर्ग के ऊपर हो। वो ये भी देख रही है कि पोल्यूशन कैसे कम हो। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ जो एक अनऑथराइज व्हीकल आज की डेट में देश के अंदर है उनको खत्म करना है, स्क्रैप पॉलिसी लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ उससे जो होने वाला प्रदूषण है वो भी कम होगा, और फिर जब 1.25 करोड़ व्हीकल खत्म होंगे तो नए व्हीकल आएंगे, नए व्हीकल खरीदे जाएंगे, क्योंकि जिसके पास। सूर्या मैथिल जी, मैंने पहले ही कहा कि नितिन गडकरी विजनरी लीडर हैं और वो पहले भी इन बातों को कह चुके हैं, लेकिन भाई मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी जी, अब मैं देखिए सूर्या मैथिल जी, समय बहुत कम है, एक छोटा सा कमेंट मुझे लेना होगा राम प्रताप जी का, चर्चा मुझे समाप्त करने के लिए। 1 मिनट में अपनी बात 2 सेकंड के लिए खत्म। राम प्रताप जी, सूर्या मैथिल जी, मेरी मजबूरी समझिए, समय नहीं मेरे पास। राम प्रताप जी क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से कंप्लीट करें। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी जो बजट में अच्छी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बजट को अगर हम ये कहते कि ये ट्रांसपोर्ट बजट है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जो कि गडकरी जी के डायरेक्टली अंडर में है। पोल्यूशन और स्क्रैपिंग पॉलिसी भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का है। सो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस बजट। बट जो सबसे बड़ी खामी इसमें यह है कि जो 5 मिनी बजट आए पहले लॉकडाउन में, उसमें जो ये पैसा दिया गया माइक्रो सेक्टर के लिए, मीडियम सेक्टर के लिए, वो उन तक पहुंच नहीं पाया। बैंक्स के पास